never go to Ronaldo's house when he invites you for lunch. विराट कोहली, he is the ultimate example. मतलब अभी भी उनकी फिटनेस ऐसी लगती है कि he is 23-24 years old. He is the best footballer that our country has ever produced. He is the goat of Indian football. FIFA ने हम पे बैन लगा दिया 54 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए because we refused their invitation. 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते ना हम, तो क्रिकेट took the country by storm. और फिर हम कभी रिकवर, आज तक रिकवर नहीं कर पाए उससे. It's not because of cricket, हमारे ही खराब डिसीजन की वजह से. Welcome to Crocs with Socks, Baba. Thank you so much. It's been forever. I was trying to get to you. मैं सोच रहा था कि कब आपको reach out करूँ, कैसे करूँ, थोड़े समय में करूँ, और is this the right time? But one fine day is like, you know what? I should tell you that I really like your content and I want you to have. Thank you यार. आपको सब Drog Baba बोलते हैं. पहले तो मैं चाहता हूँ लोगों को आप बताइए what is your real name? I mean, you're known for Drog Baba, no? What is it? शाश्वत मिश्रा is my real name. Drog Baba ऐसे हुआ कि मैं ड्रॉगबा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा चेल्सी फ़ैन हूँ, सबको पता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी बिगिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार. आप इतनी दूर से आए हो मेरे साथ पॉडकास्ट करने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये. तो थैंक यू सो मच. तो या आई एम अ चेल्सी फ़ैन. बचपन से जब से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है तो चेल्सी को ही सपोर्ट किया है. ड्रॉगबा इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर. लोगों के रोनाल्डो, मेसी, मैराडोना पहले होते हैं. फॉर मी दैट प्लेयर इज़ ड्रॉगबा. तो ड्रॉगबा का ड्रॉग ले लिया और निकनेम था बचपन से स्कूल में बाबा, क्योंकि हर ग्रुप में एक बाबा नहीं होते हैं स्कूल कॉलेज में. तो आई वाज द बाबा ऑफ माय ग्रुप. तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो यार कुछ यूनिक नेम रखते हैं इसका. तो ड्रॉगबा मेरा ईमेल आईडी भी, इस ऑफिशियल आईडी ईमेल आईडी में भी ड्रॉगबा है मेरे. तो इस तरीके से कल्मिनेट करके मैंने दोनों चीजों को ड्रॉग और मैच भी परफेक्ट करते हैं. नहीं, ड्रॉग बाबा लाइक, एंड इट आल्सो हैज अ पर्सनल टच. आपका खुद भी निकनेम है एंड इट टर्न्ड आउट. माय फेवरेट प्लेयर इज ब्रो ज़्लातान. आई एम अ ह्यूज ज़्लातान फैन फॉरएवर. आई नो. पर वो जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रेशन ही ब्रिंग्स ऑन द फील्ड, और जो मीम्स बनते हैं नहीं कि आई एम द, वो थर्ड पर्सन में बात कर रहा है, थर्ड पर्सन में बात करता है, लाइन से कंपेयर कर रहे हैं. That is insane. I mean, इस level का I don't know if it is overconfidence or it comes to him very naturally. Do you think कि अब इस level पे जो putting out yourselves younger generation में कम हो रहा है? जैसे अभी सैंचो का example ले लेते हैं. एरिक टेन हाग के साथ थोड़ी सी बहस हो गई. He just tweeted, blurted out something. एक character का जो मतलब मुझे लगता है जो था वो थोड़ा weightage कम होती जा रही है. What do you think? यार ऐसी personalities हैं अभी इस generation में भी. एक्चुअली क्या है, अगर हम पिछली जनरेशन को और इस जनरेशन को कंपेयर करें ना, तो पहले यार सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता था. मतलब प्लेयर सोशल मीडिया एज अ प्रमोशनल टूल ही यूज़ करते थे जब इनिशियली इसका एडवेंट हुआ था. अब तो यार कुछ भी गड़बड़ होती है तो प्लेयर सोशल मीडिया पे जाके स्टोरी डाल रहा है, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहा है, स्टेटमेंट्स आ रही हैं. बट स्टिल आई थिंक देर आर पर्सनैलिटीज़. अगर आप एम्बापे को देखो तो उसने कहा कि आई वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड कप, हैंस मे बी आई शुड विन द बैलन डोर. जैसे अभी बैलन डोर की कॉन्वर्सेशन चल रही थी जब उससे पूछा गया. अर्लिंग हालैंड इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. अभी यही दो नाम आते हैं आपके दिमाग में टॉप ऑफ द हेड. आप सोचो कि इस जनरेशन के मेसी रोनाल्डो कौन होंगे. तो थोड़ा सा स्ट्रीक वैसा दिखता है उनमें. बट आई गेट वॉट यू आर ट्राइंग टू से कि क्या वो ज़्लातन वाला स्वैग या वो रोनाल्डो वाला ब्रवाडो आज के प्लेयर्स में हमको दिखता है कि नहीं दिखता, वो मुश्किल है रेप्लिकेट करना. हाँ, रामोस, पुयोल हो गए, और ऐसे प्लेयर्स होते थे जो पिच पे परफॉर्म करते थे. उनको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी. वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं बोलते थे, वो इंटरव्यूज़ में बोलते थे और परफॉर्म करके दिखाते थे. आज की तारीख में तो अगर आप कुछ भी प्लेयर के बारे में बोल दो, आप देखोगे कि प्लेयर्स जो हैं रैंडम ट्विटर अकाउंट्स पे जाके कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, जर्नलिस्ट से भिड़ रहे हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो. तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है जिसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉफ्ट बना दिया है प्लेयर्स को. और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है. बट वी विल सी दोज पर्सनैलिटीज, और वही टॉप प्लेयर्स होंगे आप देखना इस जनरेशन के जो इस तरीके का एटीट्यूड दिखाएंगे. हालैंड स्पेशली, आपने हालैंड और एम्बापे का मेंशन किया. हालैंड इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हिज डाइट आल्सो, कि जो खा भी रहा है चीजें, रॉ ऑर्गन्स कंज्यूम करना, मिल्क कंज्यूम करना. इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक इंडियाज 10 मीटर मार्क इन स्प्रिंट. एंड व्हाट ही सेड कि भाई कोई इसलिए नहीं कर पाया है कि आज अभी तक न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है. और न्यूट्रिशन के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि सब स्टैंडर्ड डाइट फॉलो करते हैं. डू यू थिंक न्यूट्रिशन हैज अ वेरी बिग गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ ये?
आई थिंक न्यूट्रिशन ही सब कुछ है। आप अगर हिस्टोरिकली भी देखो 97 में व्हेन आर्सन वेंगर केम टू आर्सेनल, तो उन्होंने गेम चेंज कर दिया था इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। उन्होंने शुगर बैन कर दिया था, केचअप बैन कर दिया था, एम्फेसिस पूरा न्यूट्रिशन पे था, क्योंकि ट्रेनिंग, टैक्टिकल चीज़ें, ये सब तो सब कर ही रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कर ही रही थी, ओवर क्वाइट डोमिनेंट 90s में भी। तो आर्सेनल ने आके कैसे गेम चेंज किया? आर्सन वेंगर काफ़ी आगे थे अपने टाइम से, इसलिए उनको इतना ज़्यादा विजनरी बोला जाता है। इसलिए इंडिया भी अपनी जो AFF है वो किसी कैपेसिटी में आर्सन वेंगर के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो उनके इनसाइट्स हैं उनको यूज़ किया जा सके। तो वो आए, उन्होंने न्यूट्रिशन की जो हैबिट्स हैं वो चेंज की, जो रिकवरी के मेथड्स थे, जो ट्रेनिंग के स्टाइल थे, उनमें वो रेवोल्यूशन लेके आए। बट न्यूट्रिशन आर्सेनल की उस सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और फिर जिस तरीके के आपने प्लेयर्स देखे जो आर्सेनल ने निकाले, फिर तेरी ऑनरी थे उस टाइम पे, डेनिस बर्कहैम, रॉबर्ट पिरेस, वो जो इनविंसिबल्स तक गई थी आर्सेनल। तो फिर वो धीरे धीरे बाकी टीम्स ने भी अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। एंटोनियो कॉन्टे, मुझे याद है जब चेल्सी आए थे तो उन्होंने केचअप बैन कर दिया था कि देयर विल बी नो स्वीट्स, नो केचअप। इवन मरीनियो जब आया था, ही हैड अ डिफरेंट टैक्टिक। मरीनियो ने क्या किया, आई वाज रीडिंग समवेयर कि आप जितने भी एक डे पे इनवाइट करता था सारी फैमिली को, आओ, और गेट टुगेदर करता था, किड्स के साथ खेलता था। एंड ही न्यू दैट ही हैज टू विन द वाइफ ओवर, कि पूरी एक फैमिली एक यूनिट की तरह वर्क करेगा, then it is going to bring the results on the field. And I think ये subtleties बहुत कोचेस, ग्रेट कोचेस और एवरेज कोचेस में डिफरेंस यही है, आई थिंक, नहीं? हाँ, और प्लेयर्स की भी जो हैबिट्स होती है ना, जैसे वाई रोनाल्डो इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो वी नो टुडे। पेट्रिस एवरा का एक इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, आई एम अज्यूमिंग, कि नेवर गो टू रोनाल्डोज हाउस व्हेन ही इनवाइट्स यू फॉर लंच, बिकॉज वो जाएगा, इट्स ऑलवेज सैलेड, बॉइल्ड चिकन, नथिंग फन। पहले आप जाओगे, फिर वो कहेगा कि टीटी खेलते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, देन ही विल मेक यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बॉइल्ड चिकन खिलाएगा, और देयर वुड बी नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नथिंग। और वही एक चीज़ है जो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप कह रहे हो, अगर हम फुटबॉल का ना एग्जांपल लेके क्रिकेट का एग्जांपल ले ले, विराट कोहली, ही इज़ द अल्टीमेट एग्जांपल। मतलब अभी भी उनकी फिटनेस ऐसी लगती है कि ही इज़ 23-24 ईयर्स ओल्ड, और डाइट का उन्होंने खुद रिट्रेट किया बार बार अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कि कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो न्यूट्रिशन तो आई थिंक इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। उसके बाद आप कह सकते हो कि आपकी ट्रेनिंग, देन रिकवरी, ये सब जब आपकी एक लेवल पे पहुंचती है, फिर आप टैक्टिकल सेटअप, आपको कौन से प्लेयर को कहाँ खिलाना है, किस तरीके की आपको फॉर्मेशन यूज़ करनी है, ये सब बात की बात आती है। बिहाइंड द सीन्स ये चलता है। अब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी टीम्स में इंजरीज के इशू हो रहे हैं, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड आप सपोर्ट करते हो, आपकी टीम परेशान है, हमारी टीम बहुत परेशान है। तो इससे पता चल रहा है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो प्लेयर्स जो जिस तरीके से उनको ट्रेन करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, या जो ट्रेनर्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ है उनको बॉडी टाइप समझ नहीं आ रहे प्लेयर्स के। ऑल्सो ओवरवर्कड अप भी हो रहे हैं कि इतने ज्यादा तो मैचेस हैं, फ्रीक्वेंसी मैचेस की इंसेन हो चुकी है। आपको चैंपियंस लीग भी खेलना है, आपको कप का भी खेलना है, फिर आपको लीग भी खेलनी है, इंटरनेशनल भी खेलना है, जो आपको लाइक योर बॉडी इज नेवर गेटिंग ब्रेक। आई थिंक रॉड्री निकल के आया था, और रॉड्री ने बोला था कि भाई, कोर्तवा ने बोला था कि क्या ही चल रहा है। एंड कोर्तवा का एग्जांपल देख लो, ACL टीयर था, हाँ ACL टीयर हुआ है, मिलिटाओ को हो गया। ओवरवर्क तो है ही प्लेयर्स, बट साथ साथ अगर आप रिकवरी नहीं करोगे, इतने जैसा आपने कहा इतना ज़्यादा आपका पैक्ड है फुटबॉल कैलेंडर, उसमें आप आई थिंक हर हफ्ते एवरेज 2 मैचेस खेलते हो आप। फिर दिसंबर के बाद से तो इंटरनेशनल हो गए, यूरोप हो गए, आपकी खुद की लीग हो गई, कप कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो उसमें न्यूट्रिशन, रिकवरी, ये तो मतलब है ही ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। और अगर इसमें आपने कुछ भी किसी भी तरीके की कोताही बरती तो फिर तो आप मतलब पीछे रह जाओगे आज की तारीख में। ऑल्सो आपने बोला जब हफ्ते में 2 बार आप मैच खेल रहे हो एटलीस्ट, डू यू थिंक ये फुल टाइम उनके लिए तो जॉब ही है, क्योंकि उनको वीकली वेजेस भी मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया जब किक इन कर रहा है और पंप कर रहा है पूरा मनी एंड अट्रैक्ट कर रहा है बिग प्लेयर्स, प्राइम एग्जांपल रूबन नेविस, अपनी यूथ में आप जा रहे हो खेलने, डू यू थिंक, और इसके अगर हम थोड़ा सा ट्रेस बैक करें, जब चाइना सेम चीज कर रहा था, ल्यूक्रेटिव डील्स दे रहा था, और आपकी टीम से ऑस्कर गए थे सबसे पहले, बिग नेम जो, एंड देन हल्क फॉलोड आई थिंक, पर ऑस्कर ने अपने इंटरव्यू में बोला कि माय फैमिली कम्स फर्स्ट देन माय करियर। और ये बहुत बड़ा फिर एक पैराडॉक्स है कि यार अगर वो इंसान अपने आप के लिए पैसा कमाना चाह रहा है और उसकी एक मर्जी है कि वो जाए, प्लस एज अ फैन, एज अ व्यूअर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब क्वालिटी फुटबॉल ड्रॉप हो रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट, इज इट जस्टिफाइबल कि नहीं? यार मेरे हिसाब से तो
हम कोई नहीं होते किसी की फाइनेंशियल कंडीशन जज करने वाले। ऑस्कर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप में, 2014 वर्ल्ड कप में ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन टीम। अब मेरे पास मौका है कि मैं ना केवल अपनी आने वाली जनरेशन बट उनके आने वाली आगे की 2 जनरेशन्स को भी सेट कर सकता हूँ, तो मैं वो क्यों नहीं लूँगा अपॉर्चुनिटी। तो ये आई थिंक बहुत पर्सनल होता है, प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। वी शुड नॉट मेक ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स एज सच कि नहीं यार आप तो इतने यंग फुटबॉलर हो और आपको तो अभी ही यूरोप में ही रहना चाहिए, क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो यार, तुम्हें क्या पता, बेचारे ने देखा ही नहीं है पैसा कभी, उसको तो ये लगेगा ना यार उसने फुटबॉल ही सर्वाइवल के लिए खेलना स्टार्ट किया था। बोला भी था कि जो मेरा ब्राजीलियन बैकग्राउंड है बहुत ही, आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉमिनल बैकग्राउंड, तो उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मेरे लिए सब कुछ चाहिए। हम अपनी लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे लोग कहते हैं कि यार कॉर्पोरेट, आप एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल लो, एनालॉजी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एक, कि आप एक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट लेवल कंपनी में काम कर रहे हो, एक स्टार्टअप आता है जिसका कोई अभी मतलब इतना कोई प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो आपको 10 टाइम सैलरी दे रहा है, आप जाओगे यार? आप क्यों नहीं जाओगे? बिकॉज आपको लगेगा ना कि यार भले ही चलो ठीक है, एक बार मेरा CV है, आ गया उन कंपनीज का नाम, मे भी हो सकता है आगे मुझे शायद इतना वो नहीं मिले, लेकिन एक बार मैं फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से तो सिक्योर हो जाऊंगा ना। तो सेम चीज़ अगर फुटबॉलर करता है तो प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट है और कॉर्पोरेट वाली जो चीज़ हो जाती है वो लाइफ हो जाती है। तो हमें लगता है कि नहीं लाइफ में तो ये डिसीजन ठीक है यार, उसके लिए वो लाइफ है। तो हम उस लेंस से नहीं देख सकते उस चीज़ को कि नहीं यार तू प्रीमियर लीग खराब कर देगा यार, तू सऊदी अरेबिया जा रहा है, रूबिन नेवेस, तू प्लीज़ हमारी लीग का जो कंपटीशन का लेवल है यार वो ठीक रखे यार, प्लीज़ तुम लोग मत जाओ, हमारी लीग जो है उसका स्टैंडर्ड गिर रहा है। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी हिपोक्रिटिकल लगती है, बिकॉज अगर हमारे सामने सेम अपॉर्चुनिटी आएगी ना, हम लेंगे उसको, बिल्कुल लेंगे। और ये भी सोचेंगे कि भाई ये स्टार्टअप है, कल को अगर ये जाके बूम करेगा तो मैं इसका फेस बनूंगा। बिल्कुल सेम गोस टू सऊदी अरेबिया कि जब रोनाल्डो आया, रोनाल्डो वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू, ही न्यू ही इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ इट। नेमार आता है, आई एम हियर, एवरीबॉडी इज देयर, कि सबको पता है कि ठीक है अपने डॉन ऑफ द करियर में भले ही वो हैं पर बहुत बड़ा इंपैक्ट भी बना सकते हैं बीइंग द फेस ऑफ इट। बेंजेमा सबसे, मतलब मेरे लिए तो हैरान था कि बेंजेमा क्यों जा रहा है, पिछला सीजन इतना बढ़िया था, यू आर डूइंग ग्रेट एट इट, एंड देन यू नो, और इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम प्रीटी श्योर मैड्रिड ठीक टेक केयर कर रहा होगा, पर अपार्ट फ्रॉम दैट लेगेसी भी बहुत बड़ा मुझे लगता है लोगों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। और क्योंकि एक कंटेंशन भी हो रहा था कि बेंजेमा को कैप्टन नहीं बनाया जा रहा था, सो ही वाज एंग्री, रूमर्स थे पता नहीं क्या कि छोड़ना चाह रहा है वो अपना क्लब। डू यू हैव एनी क्लू ऑन इट? उस टाइम पे कुछ आ तो रहा था, बट बेंजेमा का एक खुद स्टेटमेंट आया था कि नहीं जो आप इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं दैट इज़ नॉट ट्रू, बट फिर इतना अच्छा ऑफर आ गया सामने से कि रुक नहीं पाए वो, और उसमें कोई मतलब गलत नहीं है अगर आप बेंजेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। देखो फ्रेंच नेशनल टीम में मतलब कोच से बन नहीं रही है, ठीक है, तो फ्रांस में आपका हो गया, अब आप फ्रांस के लिए खेल नहीं पाओगे। बैलन डोर आप जीत चुके हो, जो इंडिविजुअल लेवल पे सबसे बड़ा अवार्ड है वो आप जीत चुके हैं, 5 बार आप चैंपियंस लीग जीत चुके हो, क्लब लेवल पे आपने एक ट्रॉफी मल्टीपल टाइम्स जीत ली है, तो अब बचा क्या आपके करियर में अचीव करने के लिए? तो अगर बंदा एक ऐसा ऑफर देखता है कि यार ये लास्ट ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे करियर का, इसके बाद मुझे शायद इतना पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, और मैं शायद 2 सीजन्स में इतना कमा लूंगा जितना मैंने जिंदगी भर में नहीं कमाया, तो ठीक है, हमको एज फैंस जो पहली बार देख रहे हैं इस तरीके की चीज़, क्योंकि एक नया डॉन आ गया है मार्केट में, बिकॉज सेम चीज़ प्रीमियर लीग करती थी पहले, राइट? प्रीमियर लीग ने सालों साल या ला लीगा ने सालों साल ये इटालियन लीग या पोर्चुगीज लीग, फ्रेंच लीग के साथ किया है कि उनके जो टॉप टैलेंट्स होते हैं उनको ले आते थे, बट अब जब पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है तो हमको प्रॉब्लम हो रही है। ये हिस्ट्री का लेसन 101 है हिस्टोरिकली भी, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, तो लेट्स लीव इट देयर। पर आपने बात की प्रीमियर लीग, यूरोपा, सॉरी सीरिया या फिर ला लीगा, इन सब की व्यूअरशिप बिलियंस में है ना, मतलब 4 बिलियन लगभग प्रीमियर लीग की है, 2 बिलियन आप ISL के ओपनिंग पे गए थे, और हमारी ISL स्टैंड्स रफली एट 130, व्हिच इज गुड, मतलब न्यू लीग है, उभर के आ रही है। क्या कंपैरिजन में आप ऐसा विच यू सॉ इट, आप क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज भी गए थे, दोनों लीग्स में क्या डिफरेंट है इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे, फील्ड लेवल पे, ट्रेनिंग सेंटर पे, एंड व्हाट कैन वी इम्प्रूव सो दैट वी आल्सो कमांड दैट व्यूअरशिप? क्योंकि मोहन बगान एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है, एंड यू डिजर्व दैट रिस्पेक्ट आई थिंक, क्योंकि फुटबॉल इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, लेट्स बी रियल, मतलब लेगेसी एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। अब वो दूसरी बात है कि ट्रॉफीज
आज के टाइम पे एक तरीके से सब कुछ हो गया, बट हिस्टोरिकली उस चीज़ को इम्पोर्टेंस कैसे दी जाए? सबसे पहले तो क्या है कि जो इंडियन फुटबॉल की जो चीज़ है ना, जैसे मैं भी फुटबॉल में घुसा हूँ तो मैं भी यूरोपियन फुटबॉल से घुसा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता बिल्कुल कि नहीं यार हमको तो इंडियन फुटबॉल को देखना चाहिए, लीग्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी बहुत रिसेंटली ही आईएसएल को देखना स्टार्ट किया, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि यार जब तक एक एक बंदा, यार तुम क्यों मतलब यूरोपियन फुटबॉल देख रहे हो, आईएसएल को देखना तुमको चाहिए। जो बंदा यूरोपियन फुटबॉल देख रहा है वो इवेंचुअली आईएसएल देखेगा। दैट इज़ योर पोटेंशियल फुटबॉल फैन जो कन्वर्ट होगा। जो आपने डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक डिफरेंस तो देखो बहुत मैसिव है। अगर आप वहाँ के स्टेडियम्स देखो और यहाँ के स्टेडियम्स देखोगे, पिच अच्छे हैं उतने, मतलब मैं ये कहूँगा कि उस लेवल के तो ऑब्वियसली नहीं है। अगर आप इवन सैफ चैम्पियनशिप का भी अगर आपने फाइनल देखा होगा तो काफ़ी ख़राब कंडीशन में पिच था। वी कैन डू बेटर। उड़ीसा में अभी जैसे नई स्पोर्ट्स फैसिलिटी खुली है डेडिकेटेड टू फुटबॉल, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मे बी वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। अकेडमीज़ हैं बहुत सारी, चंडीगढ़ में, पंजाब में अकेडमीज़ चलती हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे काम चल रहा है। इम्प्रूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा नहीं है कि हम एकदम ख़राब है जितना लोगों को लगता है, या जितना हम लोगों ने अपने आप को कम समझ रखा है ना, हम उतने पीछे भी नहीं है। अगर आप फैन कल्चर देखोगे, आई वॉज ब्लोन अवे जब मैंने वहाँ पे कोची का जो अल्ट्रास सपोर्टर्स क्लब है, जो फैन क्लब है, मंजापाड़ा कहते हैं उसको, विच मीन्स द येलो आर्मी, द येलो स्क्वाड मलयालम में, उनके साथ बैठ के मैंने मैच देखा और इट वॉज एट पार विद अगर आप कोई भी यूरोपियन टीम का मैच देखने जाओगे जो उनके फैंस करते हैं, इवन ज़्यादा पैशनेट लगे मुझे तो ये हमको पहली बात तो क्या है कि पूरे इंडिया में करना पड़ेगा। अभी आज की तारीख में मान लो जयपुर का कोई क्लब खेलता है या राजस्थान का कोई फुटबॉल क्लब खेलता है, ये राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है वैसे, आई लीग में खेलते हैं। दिल्ली का कोई जैसे क्लब है, दिल्ली एफसी है, तो ऐसी कोई राइवलरी नहीं है, समझ रहे हो आप? कि अगर दिल्ली और जयपुर का या दिल्ली राजस्थान का मैच होता है, एक डार्बी नहीं होगा, डार्बी तो होना चाहिए, वैसा कुछ आना चाहिए कि भाई लोग आ रहे हैं, 20-20, 30-30 हज़ार लोग स्टेडियम भर रहे हैं, अवे फैंस आ रहे हैं, जयपुर से बसें भर के आ रही हैं दिल्ली से, वाइस वर्सा हो रहा है, पैशनेटली हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अभी क्या है, कुछ ही जैसे ही आईएसएल क्लब्स हो गए या आई लीग में जो क्लब्स हो गए, ये अभी बहुत इनिशियल लेवल पे फैला हुआ है। इसको जब तक ये एकदम हर गली हर कूचे में नहीं जाएगा ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम वो गैप को बहुत जल्दी क्लोज कर पाएंगे। बिकॉज व्हाट वी नीड इज कैपिटल आना चाहिए। ये जो सिस्टम है इसमें पैसा चाहिए बहुत ज़बरदस्त। अब पैसा कैसे आएगा? जब ऑडियंस इसकी डिमांड क्रिएट करेगी। डिमांड कैसे क्रिएट होगी? जब एक एक बंदे के मेंटालिटी पे उसके सामने विजिबिलिटी रहेगी, उसको कैप्चर नहीं करोगे आप तब तक ये चीज़ आप अचीव नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। अभी इंडियन फुटबॉल की बहुत बातें कर रहे हैं। अभी एशियन गेम्स में जब हमारी टीम नहीं जा रही थी तो लोगों ने उसके अगेंस्ट वॉइस भी रेस की है। तो थिंग्स आर मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन ये और रैपिडली ग्रो होगा अगर इसका लोकलाइजेशन हो जाएगा फुटबॉल का बहुत ज़्यादा। इसी का एक फ्लिप साइड, जब न्यूकासल को खरीदता है, आई डोंट नो कौन ओनर है, बट आई थिंक इट्स यही है, सऊदी अरेबिया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। तो उसका डाउनसाइड क्या है? जब लोग कहेंगे ओ शिट अगेन द मनी इज बीइंग पम्प्ड, द क्लब सेम नहीं रहेगा, अब टॉप 6 में एक और आ गया, एक 7th। उसका जो दूसरा पहलू यही है कि हम फिर उसको दूसरे वे में भी देखने लगते हैं कि यार अब जो दूसरी टीम है, जो निचली टीम है, उनको ज्यादा दिक्कत होगी। तो क्या यूनानिमस फंडिंग होनी चाहिए या फंडिंग कैप्ड होनी चाहिए? अब यार ये तो कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म वाला हिस्ट्री ऑनर्स का अपना निकाल। अब ये तो इसका तो यार मेरे पास कोई सही जवाब नहीं है। सही और गलत नहीं, मतलब कोई ब्लैक एंड व्हाइट वाला जवाब नहीं है मेरे पास इसके लिए। लेट्स गो फॉर अ नुआंस आंसर। हाँ, देखो मेरे हिसाब से ये तो रियलिटी है कि स्मॉलर क्लब्स विल सफ़र। जिन क्लब्स के पास फाइनेंशियल मसल है वो तो यार उसको फ्लेक्स करेंगे। हैंस द सुपर लीग। सुपर लीग की जो बात हुई थी, प्रीमियर लीग अपने आप में एक सुपर लीग है, आप कह सकते हो। जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अभी यूनाइटेड के टेक ओवर की बात हो रही है, कतर इज इन कंटेंशन, तो एक और अगर मिडिल ईस्टर्न ओनर आ जाएगा, चेल्सी ऑलरेडी, मतलब वो तो क्या ही कर रहे हैं आपको भी पता है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी £1 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर दिया है। सिटी हैव अ स्टेट ओन क्लब, कह सकते हो आप कि इट्स अ स्टेट ओन क्लब। न्यूकासल आर स्टेट ओन। मैनचेस्टर यूनाइटेड, कतर की अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो देखो चलता रहेगा, मतलब जहाँ पे पोटेंशियल है वहाँ पे जाएगा, नई ओनरशिप उस क्लब को उठाएगा।
और वहाँ के लोकल फैंस को तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की तारीख में अगर वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स जैसा क्लब कोई खरीद लेता है तो उसके फैंस थोड़ी बोलेंगे कि नहीं यार हमें कम्पीट नहीं करना। बहुत कम क्लब जैसे होते हैं, बिलबाओ टाइप, जैसे एथलेटिक बिलबाओ है, इनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हमारा जो कल्चर है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम सिर्फ बास्क कंट्री रीजन जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ वहीं के ही प्लेयर साइन करेंगे, हम कहीं और से नहीं करेंगे। हम उन वैल्यूज़ के चलते हुए जो है कॉम्पिटिटिव रखेंगे क्लब को। तो वो चीज़ें ऐसे देखने में मज़ा आता है, बट लेट्स बी रियल, बिलबाओ ने जीता क्या है पिछले कुछ टाइम में? कुछ भी नहीं जीता। तो इट्स अबाउट कि यार या तो आप अपना कल्चर और अपनी वैल्यूज होल्ड कर लो या आप कॉम्पिटिटिव हो जाओ। बिना पैसे के कॉम्पिटिटिव होना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। आप नहीं हो सकते बिना पैसे के, आप compete नहीं कर सकते। दैट्स द हार्श रियलिटी। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने भी कहा था कि भाई जिस तरीके का अभी स्प्लिट है रेवेन्यू का जो यूएफा देती है क्लब्स को, और जिस तरीके की कैप लगा रखी है ला लीगा ने, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है सस्टेन करना। हम जूड बेलिंगम लेके आते हैं, हम 150-200 मिलियन का एम्बापे लाना चाह रहे हैं, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है इनको ला के फिर इनको वेजेस देना जब तक हमारे पास कुछ इस तरीके का फाइनेंशियल इन्फ्लक्स नहीं आ जाता, पैसा नहीं आ जाता। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो यहीं से ही आएगा, या तो आपको कोई खरीद ले, नहीं तो आप सुपर लीग जैसा कुछ स्टार्ट करो। आई एग्री। सुपर लीग को तो बहुत बैकलैश मिला नहीं, लाइक मुझे सस्पेक्टेड भी था कि जब शुरू ही हो रहा था एवरीबडी वाज अगेंस्ट इट और उसको होना ही था जो तो फेट उसको मिली। हाउ डिड यू गेट इनटू फुटबॉल? लाइक आई रियली वांटेड टू आस्क, पहले ही पूछना था पर हम फ्लो में स्टार्ट टॉकिंग। बट ये चस्का इस लेवल पे कैसे लगा कि यू आर लाइक ठीक है, मैं आई एम पुटिंग एवरीथिंग असाइड, दिस इज गोइंग टू बी द थिंग? यार देखो, फुटबॉल तो पैशन रहा ही है हमेशा से, मतलब देखा है बहुत, खेला उतना नहीं है। हाँ, वही पूछना था मैं, खेले थे आपके? नहीं खेला उतना नहीं, बहुत शौक किया, जाके दोस्तों के साथ पार्क वगैरह में खेल लिया, थोड़ा स्कूल कॉलेज में खेल लिया, दैट्स इट। ऐसे कभी अंदर से आया कि कुछ करना है, बिकॉज पता था कि अपन नहीं खेलते हैं इतना अच्छा। तो पोजीशन क्या थी? पोजीशन में राइट बैक खेलता था मोस्टली, बिकॉज आगे कुछ कर नहीं पाता था, पीछे ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो राइट बैक खिलाते थे मुझे। मैं तो गोलकीपर बन जाता था, थोड़ा सा बॉल तो पकड़ ही लेता कम से कम। हाँ, तो राइट बैक या स्ट्राइकर रहता था, आके जाके तोड़ फोड़ मचा दे, कुछ करना हार या पार। तो फुटबॉल हमेशा से देखता हूँ, फुटबॉल के लिए बहुत पैशन रहा है। मतलब चाहे जॉब पे होता था, कहीं पे भी होता था, अगर चेल्सी का मैच है तो देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने छुट्टियां ली हैं काम से, बिकॉज रात को चेल्सी का मैच हुआ और अगले दिन आई एम नॉट फीलिंग वेल, सुबह उठना नहीं है मुझे, या बॉस को झूठ बोलना पड़ रहा है, सर तबीयत खराब हो गई, इस तरीके की मैंने चीज़ें की हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं कि बचपन में करता था, अ ग्रोन मैन, आई हैव बीन डूइंग दैट। तो जॉब चल रही थी साथ में, उसके बाद लॉकडाउन आता है, तो लगा कि ये सेकंड वेव में लॉकडाउन की जो 2021 में आई थी, सेकंड वेव, उसमें तो फर्स्ट वेव में तो इतना कुछ था नहीं। फिर मेरा क्या फील्ड जॉब था, तो मुझे बहुत बाहर जाना पड़ता था काम वाम करने के लिए। तो अब लॉकडाउन है तो आप बाहर जा नहीं सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते, आपको घर पे ही रहना है। फिर वो बिहाइंड क्लोज डोर स्टार्ट हो गया था फुटबॉल, आपको याद हो तो उसमें मैंने स्टार्ट किया बनाना कंटेंट कि चलो यार चेल्सी के लिए कुछ। तब आपने शुरू किया था? हाँ, तब मैंने शुरू किया था। तो 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू में ही, स्टार्टिंग में, फेब या मार्च में। तो वहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट किया कंटेंट, और ठीक है, फिर मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ही बनाता था, चेल्सी रिलेटेड ही बनाता था। चैंपियंस लीग जीत गई चेल्सी उस सीज़न, तो और मज़ा आने लगा कंटेंट बनाने में, चेल्सी की बात करने में। फिर यूरोपियन चैंपियनशिप आई, यूरो 2020 जो था, जो 2021 में हुआ था, इटली जीती थी जो, उसमें मैंने हर रोज़ वीडियो बनाया। हर रोज़ कैसे वीडियो बनाता था मैं? 3 मैच होते थे रोज़, तो मैं उनका राउंड अप करता था कि एक 10-12 मिनट का समराइज्ड वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने 3 मैच नहीं देखे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के मैचेस में क्या हुआ। उससे मुझे आदत हो गई वीडियो बनाने की, तो मैंने 1 महीने में वो 27 वीडियो बनाया, क्योंकि कुछ करने को ही नहीं था। फिर मेरा जॉब वापस स्टार्ट हुआ, बट आई केप्ट ऑन डूइंग दिस, कि मैं घर से आता था, मैंने कहा यार 1-2 घंटा ही तो देना है ना, बिकॉज कोई ज़्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं, इतना कुछ नहीं था जो अभी कैमरा वगैरह देख रहे हैं। आपके लिए तो प्रोडक्शन क्वालिटी रखनी है बाबा, कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे नहीं, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके का कुछ सेटअप था नहीं। एक फ़ोन होता था मेरे पास, iPhone 7 था मेरा, उससे मैं उसके भी फ्रंट कैमरे से बनाता था, बिकॉज अगर मैं यूँ बनाऊंगा तो मुझे पता नहीं मैं दिख कैसा रहूँ, तो मुझे ऐसे करके बनाना है ताकि मैं दिखता रहूँ अपने आप को, कि मैं, मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ी बहुत ऑनलाइन एडिटिंग सीखी,
विंडोज मूवी मेकर से शुरू में मैं बनाता था, बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा यूजलेस सॉफ्टवेयर होता है इतना, नो ऑफेंस टू माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि और कौन से बेहतर एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वहाँ से फिर चीज़ें सीखी, धीरे धीरे आदत बनी वीडियोस बनाने की, कंसिस्टेंसी आती गई। फिर मैंने इसको कभी ना ऐसा जॉब की तरह नहीं देखा, या कभी ऐसे मैंने इसको नहीं देखा कि यार मेरे को जोर आ रहा है बनाने में, मतलब मेरे लिए इनफैक्ट ये स्ट्रेस रिलीवर का काम करता था। आपने ये देखा था कि फ्यूचर में मटेरियलाइज होगा या हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। मैंने प्योरली एज अ हॉबी शुरू, प्योरली एज अ हॉबी, प्योरली एज अ पैशन, प्योरली एज अ कि आप घर आ गए और दोस्त से फोन पे बात करते हैं ना, और भाई कैसा है बता यार, चेल्सी तो बड़ा बेकार खेली यार, चेल्सी तो मैच जीत गई, तो आप 1 घंटा आप फोन पे डिस्कस करते हो अपने दोस्त से, मान लो। तो सेम मैंने सोचा सेम मैं यूट्यूब पे कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है। तो धीरे धीरे मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगा। पहले डबल डिजिट्स में व्यूज आते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था ज़्यादा। मतलब इनिशियली तो क्या है, मैं पता है क्यों मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे जिसमें हम जयपुर के चेल्सी फैंस हैं सारे। तो उस टाइम ये लैम्पार्ड स्ट्रगल कर रहा था, टूकल के आने की बातें चल रही थी और पता नहीं था सीजन कहाँ जाएगा। तो मैं उनको काम डाउन करने के लिए ना वीडियो बना के उस ग्रुप में डाल देता था कि देख लो, सिर्फ उनके लिए बनाता था मैं, क्योंकि एक वो मेरे को लिखने में मैं कभी कंफर्टेबल नहीं होता जब मैं चैट करता हूँ। वो मेरी वाइफ बैठी है, वो बता सकती है आपको वहाँ पे, तो मुझे से फोन पे बात कर लो, तुम फेस टू फेस बात कर लो, लेकिन मेरे से चैटिंग नहीं होती ज़्यादा, तो मेरे से लंबे टेक्स्ट लिखे नहीं जाते, इसलिए भी मैं ट्विटर पे लड़ाइयाँ नहीं करता। तो ये सब हुआ, तो मैं क्या पहले गाड़ी में बैठ के बनाता था वीडियो। अगर आप मेरे शुरू के वीडियोस देखोगे ना, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ ऐसे यूँ, वही सेल्फी कैमरा यूज़ करके बना रहा हूँ वीडियोस वगैरह। तो धीरे धीरे चलता रहा, फिर जॉब स्टार्ट हो गई, घर आके बनाता था वीडियोस, डबल डिजिट्स में व्यूज़ आते थे, फिर ट्रिपल डिजिट्स में आने लगे। मैंने कहा यार 50-60 व्यूज़ आते हैं, 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, और मैं तो खुश हो जाता था, मैं तो इतने से। हाँ, फिर 2-3 सब्सक्राइबर्स रोज़ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा अरे वाह यार, कल 150 थे, आज 152 हो गए, वाह। तो हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, ठीक है। फिर कमेंट्स आने लगे वीडियो पे, 2-3 लोगों के ही आते थे, बट आते थे, और वो उन लोगों के होते थे जिनको मैं जानता नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी बिल्डिंग। फिर जो यूरो आया ना, जब मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने रोज वीडियो बनाया, उससे मेरे को एक ठीक ठाक बूस्ट मिला मेरे चैनल पे। फिर मेरे ना 1000 क्रॉस होने लग गए हर वीडियो पे व्यूज ऑलमोस्ट। और एक मैंने यूरोस को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाया था कि फॉर्मेट क्या है, कौन सी टीम्स खेल रही हैं, ग्रुप स्टेज क्या होगा, नॉकआउट्स में कैसे क्वालिफाई करेंगे, कौन से मैचेस हैं, क्या है। वो पहला वीडियो था जिसपे मेरे 15-20 हज़ार व्यूज़ आए थे। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था उस टाइम देख के कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने कहा यार कुछ सही हो रहा है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। फिर सुपर लीग आया, उस पर भी ठीक ठाक व्यूज़ आए थे। ये पहले कुछ वीडियोज़ हैं जिन पे मुझे याद है कि मेरे 2 या 3 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। तो जैसा आपने कहा कि मटेरियलाइज होगा, मैंने कभी इसको एज अ करियर ऑप्शन या एज अ सोर्स ऑफ इनकम मैंने कभी नहीं देखा। बिकॉज अपन देखो मिडिल क्लास वाले लोग, एक जॉब चल रही है, सेफ चल रही है, क्यों एक अपना जो एक कांस्टेंट सैलरी सोर्स है उसको दाव पे लगा के इसमें घुस जाएं। और ऐसा कॉन्फिडेंस भी नहीं था भाई। कोई बंदा आपको आके बोलता है यार मेरे तो 300 सब्सक्राइबर है, मैं अपना जॉब छोड़ के करने लग जाऊंगा, आप बोलोगे नहीं यार, पहले एक लेवल आप बना लो, उसके बाद आप देखना। तो ये चलता रहा। आपने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि एज एन अडल्ट ग्रोन मैन मैं ये कर रहा हूँ, और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, I started off with this question because फुटबॉल, you doing it, क्या सब आसपास सपोर्टिव थे? फैमिली, योर वाइफ, एवरीबॉडी, फ्रेंड्स, उनका क्या था? तू कर रहा है, ठीक कर रहा है? सब सपोर्टिव थे। और क्योंकि इनिशियली तो हॉबी थी ना, राइट, और डिस्ट्रक्टिव कुछ है नहीं, कुछ गड़बड़ तो कर नहीं रहे थे। और लोगों को बताते थे तो फीडबैक भी मिलते थे कि बोलते थे यार थोड़ा पॉइंट पे जल्दी आओ, तुम बिल्डअप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, एक छोटी सी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा टाइम मत लो। ये सब चीज़ें मतलब बहुत गलतियाँ कर करके फीडबैक ले लेके बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो सब सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे। भेजता था मैं वीडियो तो देखते भी थे बेचारे, बताते भी थे कि भाई ये ठीक कर सकते हो तुम, लाइट ऐसी है वैसी है। घर पे भी सब सपोर्टिव थे। इवन जब जॉब छोड़ के इसको फुल टाइम करने की बात आई, तब भी किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किया घर पे। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा जब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अगस्त में 1000 सब्सक्राइबर्स हुए और दिसंबर में मेरे 10,000 हो गए। वो एकदम से फिर वो स्पीड पकड़ ली चैनल ने, और फिर हमारी कम्युनिटी भी बिल्ड हो गए, को क्रिएटर्स भी मिल गए बहुत सारे, एक अच्छा सा माहौल बन गया, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीम्स, वॉच अलॉन्ग्स होने लगे।
वही वॉच लॉन्ग, फीफा वॉच लॉन्ग, मैं रैंडमली कुछ वीडियो हाईलाइट देख रहा था एंड योर वीडियो पॉप्ड अप, लाइक कौन कर रहा है भाई, खोला मैंने एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग यू, लाइक मतलब कब से ही देख रहा हूँ मैं कुछ नेमार वाला वीडियो, लाइक लॉट ऑफ वीडियोस जो पॉप होते हैं मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे देख लेता हूँ. द फर्स्ट टाइम आई गॉट इनटू फुटबॉल, सेम जैसे आप ऑफिस में सिक लीव का बहाना देते थे, हमारे यहाँ होता था बोर्डिंग स्कूल शिमला में था मैं, और 1:30 बजे चैंपियंस लीग होता था और कॉमन रूम में टीवी था, तो ऑफ कोर्स हर टाइम एक्सेस थोड़ी हो सकता है कॉमन रूम का. तो हमने क्या किया, एक वन फाइन डे सेम सा लॉक ढूंढा, हैरिसन का लॉक, और लॉक ही बदल दिया जिसकी 2-3 चाबी हैं. एक चाबी मेट्रिन के पास, एक चाबी हमारे पास, मतलब जो फुटबॉल फैंस थे रात में उठते थे. एंड दिस स्टार्टेड हमारे सीनियर से, जब वो 12th में थे हम 11th में थे, तो हम रात में उठ के देखते थे, अच्छा कुछ है नहीं, थोड़ा सा मैच देख लिया. और भाई सोचो आप 1:30 बजे मैच शुरू हो रहा है, वही अपना 3:30 जो भी टाइम खत्म होता है मैच, आपको 6 बजे उठ के पीटी जाना है. पूरे स्कूल को कंपलसरी पीटी जाना है. एंड देन दैट वाज द पैशन कि हाँ, और अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपका कंपलसरी स्पोर्ट था. एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप ऑल डे लॉन्ग इन द क्लासेस. बट वो कभी पता भी नहीं चला टीचर्स को भी आज तक कि हमारे पास स्पेयर कीज थी, आई होप आगे भी ना पता चले. ये तो इससे तो मुझे एक किस्सा ध्यान आता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, चेल्सी और नेपोली का जो कमबैक किया था चेल्सी ने, 4-1 जब जीते थे, 3-1 हार के पहला लेग राउंड ऑफ 16 में 2012 में. तो वो मैच मैं देख रहा था और अगले दिन मेरा इंटरनल था कॉलेज में, मतलब एग्जाम था मेरा, और 3:30-4 बजे वो मैच खत्म हुआ, बिकॉज एक्स्ट्रा टाइम में गया था वो मैच, और जीत गई चेल्सी. मैं इतना खुश हुआ, अगले दिन जाके एग्जाम दिया, फेल हो गया, लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि चेल्सी जीत गई थी. और इतना मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कोई नहीं, नेक्स्ट में देख लेंगे, बैकलॉग वापस लिखेंगे तब देख लेंगे. लेकिन मैं रिलेट कर सकता हूँ कि उस तरीके का पैशन है, ये तो मैं जिया है यार. कल यूनाइटेड का मैच था, तो मैं सोचा था पहले पैकिंग कर लेता हूँ यहाँ आके, कहीं उसके चक्कर में रहना चाहिए. एंड डू यू थिंक कभी कभी प्रायोरिटाइज करना भी इम्पोर्टेंट है चीज़ों को, मतलब इट गेट्स टू यू, नहीं अगर आप कुछ कंसिस्टेंटली या हैबिट बनाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ है वो आपको गिव अप करना पता होना चाहिए. हाउ ऑफन डू यू स्ट्रगल विद इट कि आपका चिल है कि नहीं, मतलब प्रायोरिटी सॉर्टेड है, ये करना है, इसको होल्ड पे रख सकता हूँ. यार अब मेरे लिए बहुत इजी है, बिकॉज ये तो मेरा काम हो गया है. आपने फिर डिसाइड कब किया कि अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ? ऐसा हुआ कि फेब 2022 में मैं गोवा गया था, हमारी एनिवर्सरी होती है, तो मेरी बची हुई जो छुट्टियां थी ना, वो भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को लेने ही नहीं दी जा रही है. बोल रहे हैं कि नहीं काम करो, फाइनेंशियल क्लोजिंग आ रही है और आपको तो काम पे आना है, ऐसे कैसे जा सकते हो. मतलब मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इन्फॉर्म करना चाहिए कायदे से कि मेरी बची हुई छुट्टियां, मैं भाई 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ. फिर वहाँ पे मैं गया और मैं घर पे झूठ बोल के गया कि कुछ हो गया है तो मैं जा रहा हूँ. अब वहाँ पे भी जा रहा हूँ तो फ़ोन पे ही ध्यान है कि कोई मेल ना आ जाए, कोई कॉल ना आ जाए, इन्जॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ. और उस टाइम पे क्या है, फिर 20-25 हज़ार रुपये के आसपास आने लग गए थे यूट्यूब से. स्टिल इट वॉज वे लेस जो जॉब में अर्न कर रहा था. बट फिर वहाँ जाके है ना, मैं बहुत परेशान हो गया. देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन घर पे आके, मतलब नहीं, वाइफ से तो वही हो गई कॉन्वर्सेशन कि यार ये मेरे से नहीं हो सकता. मतलब वो ऋतिक रोशन को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, रियलाइजेशन नहीं होता, स्कूबा डाइव करके वो बाहर आता है, वो चीज़ हुई मेरे साथ उस ट्रिप पे. मैंने कहा यार अब एक लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं. फिर मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने कहा कि देखो तुम अच्छा काम कर रहे हो, ग्रोथ हो रही है तुम्हारी, तुम बोलते भी ठीक हो, एक जो चीज़ तुम गलत, थोड़ा अंडरस्टैंड बोले एक जो तुम गलत कर रहे हो वो ये है कि तुम दिन भर पहले जॉब में रहते हो, 6-7 बजे आते हो, फिर 8-9 बजे इसमें लग जाते हो, रात को 3 बजे सो रहे हो, फिर सुबह 8 बजे उठ के काम पे चले जा रहे हो, हेल्थ खराब हो जाएगी. तो ये कर लो आराम से 1 साल, खोने को कुछ नहीं है. ऐसा कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल में काम नहीं कर रहे हो कि अगर 1 साल का गैप भी आ गया सीवी में, कोई पूछेगा तो बता देना यार ये कर रहा था, डिडंट वर्क आउट फॉर मी, भी हो जाएगा सीवी में. हाँ, और मैं अपना कुछ वेंचर कर रहा था, नहीं वर्कआउट किया, वर्स्ट केस सिनेरियो, आप वापस आप जॉब उसमें चले जाओ. मैंने कहा ठीक है, मेक सेंस. बट फिर जब मैंने ये फुल टाइम किया, अप्रैल 2022 वाज माय लास्ट, वो लीप ऑफ फेथ लिया मैंने. और वैसे तो मैंने जाते ही उनको बोल दिया था अपने मैनेजर को कि यार मार्च वुड बी माय लास्ट, पर बोले यार मार्च में तू क्लोजिंग करा जा, 1 अप्रैल को डाल देना. मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अप्रैल वाज माय लास्ट, और अप्रैल 2022 से अभी तक आई एम डूइंग इट फुल टाइम. तो वो वहाँ से जो है आया था दम कि हाँ अब इसको फुल टाइम. कोई बडिंग जो बंदा फुटबॉल फॉलो करता है पैशनेटली एंड वांट्स टू स्टार्ट अ चैनल, आपने बोला 20,000 आने लगे थे, अब
हाउ कंफर्टेबल कैन यूट्यूब मेक यू, और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जस्ट टू पुट आउट जो लोगों तक जा सकता है अर्निंग के अर्निंग के? देखो, एक तो क्या है कि पहले मैं आपका फर्स्ट पार्ट का जवाब ऐसे देता हूँ कि अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो तो क्वांटिफाई तो करना ही मत डे वन से चीज़ कि मेरे इतने टाइम के बाद इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इतने मेरे व्यूज़ आने चाहिए, एवरेज व्यूज़ इतने आएंगे या इतना मैं रेवेन्यू। आप ना अपने आप को एक रेस अगेंस्ट टाइम में डाल लोगे और प्रेशर ले लोगे फालतू में, वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपको करनी है, ट्रेंड्स के पीछे भागोगे फालतू में और फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। आपका जो खुद का नीश है ना वो भूल जाओगे क्योंकि वो आपको नहीं रिटर्न देगा इनिशियली, ठीक है। तो आपको पहले अपनी जगह बनानी पड़ेगी, फिर उससे ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर मैं शायद ट्रेंड्स के पीछे भागता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। तो ये एक तो आपको नहीं करना है। बाकी तो जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सेटअप कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। एक फ़ोन लो, पहले वीडियो बनाने की आदत, सेल्फी से पहले शुरू करो, फिर आदत डालो पहले वीडियो बनाने की। तुम पहले 50 वीडियो 100 वीडियो बनाओगे, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि उसके बाद तो बोलना सीखोगे यार, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, फिर धीरे धीरे वन थिंग विल लीड टू अनदर। ऐसा मैंने कुछ क्रैक नहीं किया जो मैं बता सकता हूँ कि तू ये 4 चीज़ें कर लेगा तो हो जाएगा। चाहे यार आप बॉडी बना रहे हो जिम जाके या आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है लाइफ में। आप सोचो हफ्ते में 1 दिन जिम चले जाओ, नहीं बनेगी बॉडी, आपको 4-5 दिन जाना पड़ेगा, वो वाली बात है। तो सेम चीज़ यूट्यूब में है यार, आपको रोज़ वीडियो डालना पड़ेगा या हफ्ते में 4 बार आपको अपलोड करना पड़ेगा। कुछ अच्छा हो रहा है, बड़ा हो रहा है फुटबॉल में, एम्बाप्पे अगर रियल मैड्रिड ज्वाइन करता है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने भी कर करके सीखी हैं। व्हाट आर द सोर्सेज देन? ब्रांड्स आते हैं, जैसे आईएसएल के लिए आप गए थे, तो क्या आईएसएल ने आपको इनवाइट किया था? हाउ डज दैट वर्क? हाँ, तो एक तो यूट्यूब तो खुद देता ही है आपको पैसा, उसके अलावा आपको ब्रांड डील्स आती हैं जो आप प्रमोशंस करते हो, जैसे कोई ऐप आप प्रमोट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उसका अलग होता है। देन फिर आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं, इट्स नॉट नेसेसरीली पेड, हमेशा कभी बार्टर होता है कि आप हमारे लिए कुछ कर दीजिए, हम आपको ये भेज देंगे या हम आपको यहाँ घुमा देंगे, कर देंगे। तो इस तरीके की पार्टनरशिप्स भी होती हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज है, बट मुझे लगता है कि इनिशियली ठीक है, अब आपका हो सकता है फाइनेंशियल जो सेटअप है वो हर किसी का अलग होता है, ऐसे हम एक लेंस से देख नहीं सकते, ब्लैंकेट स्टेटमेंट। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपको ये देखना चाहिए कि आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है रादर देन व्हाट यू आर अर्निंग। आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आप कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपको किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म में वो आपको ज़्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। और वो जो बाकी की चीज़ें हैं ना, आई थिंक अर्निंग वगैरह आपकी बाय प्रोडक्ट होता है, वो जो आप अच्छा काम करते हो ना उसका। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं कौन सा वीडियो बनाऊं जिसमें 15,000 रुपए आ जाए आज यूट्यूब, वो दैट वोंट वर्क एवर। नहीं है। समझ रहा हूँ मैं। आप सुनील छेत्री से मिले ना, वो भी आपका मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, और सुनील छेत्री जी का मैंने जब कुणाल शाह के साथ एक पॉडकास्ट था, ब्रो वो आर अ स्पीकर, मतलब मैंने एक स्पोर्ट्स पर्सन से ऐसा पावर पैक्ड एपिसोड तो उम्मीद ही नहीं की थी कि somebody can speak and get to me like this। उनका ऑरा रियल लाइफ में कैसे, लाइक हाउ इज ही चिल और इज ही द कैप्टन? यार अगर आप मेरा वीडियो देखो जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, मतलब आप डाल देना मेरी क्लिप, उसमें आप देख सकते हो मैं ट्रेम्बल कर रहा हूँ। और मैं ट्रेम्बल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बिकॉज आई एम मीटिंग आर्ग्यूबली भी नहीं बोलूंगा, मतलब ही इज द बेस्ट फुटबॉलर दैट आवर कंट्री इज एवर प्रोड्यूस्ड, ही इज द गोट ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो अगर आप उनसे मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है, मतलब हाउ लकी आई एम कि मुझे उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए मिल रहा है 7-8 मिनट। ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी अप्रोचेबल, बहुत प्यार से बात की उन्होंने। हमको बोला गया था आपके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, तो आप उस हिसाब से करना। ही वेंट ऑन फॉर 7-8 मिनट्स। और फिर मेरा दोस्त है मुक्तेश मार्करोनी, वो उसका भी चैनल, उसके लिए भी ही ऑल्सो गिव 7-8 मिनट्स, मतलब ही वॉज सपोज टू बी देयर फॉर 5 मिनट्स एंड ही स्टेड फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स। फिर उन्होंने सबके साथ फ़ोटो खिंचाई, देन शी वॉज क्लिकिंग हर फोटोज़। फिर मैंने कहा कि तुम भी खिंचा लो, तो वो जाने लगे। तो अब हमको ऑकवर्ड हो गया कि हम उनको रोके कि नहीं रोके, उन्होंने सुन लिया, वो वापस आए। टू गुड। फिर उन्होंने वाइफ के साथ भी फ़ोटो खिंचाई। तो वो उनकी मतलब वो हम्बल हैं और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और वो आप मतलब मैंने उनसे ये पूछा भी था क्वेश्चन कि अगर आप एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस सफ़र करते हैं, जैसे लास्ट सीजन आईएसएल में आप पेनल्टी शूट आउट में आ रहे थे फाइनल में, तो कैसा लगा? तो बोले यार उस टाइम तो बहुत बुरा लगता है, रोते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। और फिर स्पोर्ट्स में रहने का ये एक अच्छा चीज़ है कि आप
उस चीज़ से उभर सकते हो, बड़ी जल्दी आपको मौका मिलता है। हैंस स्पोर्ट्स पर्सन्स आर हम्बल। कभी सक्सेस सर पे नहीं चढ़ती है, बिकॉज आप हारते भी हो, आप जीतते भी हो। तो बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया। और यू कैन सी, अगर आप बाकी इंडियन फुटबॉलर्स के भी अगर आप देखोगे ना कभी इंटरव्यूज़ या वो किस तरीके से उनसे बात करते हैं, तो ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर, ही इज़ लाइक दैट फादर फिगर ऑलमोस्ट उस टीम में। एंड आई डोंट नो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो क्या करने वाले हैं। आई थिंक जैसे वो ही इज गिविंग बैक टू द यंगस्टर्स ना, वो लोगों को कर रहे हैं। वो एक होता नहीं है कि इंसान मेंटोर और रिक्वायरमेंट होती है इंसान की जो लुक अप टू करे, फादर फिगर, ही इज डूइंग दैट। एक सबसे जो मेरा मनपसंद, जो मैंने सब में सवाल बना रहा था, पूछना था, क्या इंडिया के पास वाकई बूट्स नहीं थे जब वो वर्ल्ड कप? नहीं। ये इज इट अ ट्रू स्टोरी और इज इट अ मेड अप स्टोरी? नहीं, इस पे तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। कितनी वीडियो के लिंक डालूंगा मैं? डाल देना यार, फायदा हो जाएगा। इसीलिए तो आया हूँ प्रमोशन, सेल्फ शेमलेस सेल्फ प्रमोशन। नहीं यार, उस टाइम क्या था कि हमारे जो इंडियन फुटबॉलर्स थे वो बेयरफुट खेलना पसंद करते थे, बिकॉज इट गिव्स यू बेटर बॉल कंट्रोल। और बेयरफुट का मतलब एकदम नंगे पैर नहीं, दे हैड एंकल सपोर्ट एंड बैंडेजेस, आप देखोगे फोटोज में। और ऐसा नहीं था कि सब बेयरफुट खेलते थे, 11 में से 3-4 प्लेयर बूट्स पहनते थे। पर रूल क्या स्टेट करता था कि रूल कुछ नहीं था? रूल कुछ नहीं था उस टाइम। जमाने में हाँ, उस जमाने में कोई रूल नहीं था। उस टाइम वर्ल्ड कप ही 2 हुए थे 1938 तक। वर्ल्ड कप इतना कोई ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था फुटबॉल, ना यूएफए बना था ना कुछ बना था, तो इतना कुछ वो नहीं था। तो इन 1950 में इंडिया ने इसलिए विड्रॉ किया था बिकॉज प्रायोरिटी ओलंपिक्स को देनी थी उनको, जो 52 में होने वाले थे। और ओलंपिक्स उस टाइम पे ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट होता था, बिकॉज वर्ल्ड कप तो आपका हुआ ही नहीं था ना, आपने सिर्फ 2-3 वर्ल्ड कप ही खेले थे उससे पहले तक। तो ओलंपिक्स को ज़्यादा बड़ा वो माना था। प्लस एक ब्राज़ील की जो राउंड ट्रिप थी उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती उस टाइम पे। फिर हम न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, फाइनेंशियली भी, वैसे तो कहते हैं कि ब्राज़ील और फीफा वर विलिंग टू प्रोवाइड इंडिया द फाइनेंशियल सपोर्ट जो उनको चाहिए था, लेकिन फिर इंडिया ने कहा नहीं, हम ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, अभी हम तैयार नहीं है तो एम्बेरसमेंट हो जाएगी, उससे अच्छा है कि आप तैयार होकर अच्छे से ओलंपिक्स खेलने जाओ। और फिर फीफा ने हम पे बैन लगा दिया 54 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, बिकॉज वी रिफ्यूज देयर इन्विटेशन। फिर हमने एटीट्यूड दिखा दिया फीफा। 54 बैन क्या, एक बार फिर से बताना? 50 में हमने मना किया। अच्छा, 54 के लिए 50 में मना किया, तो 54 का फीफा ने बैन लगा दिया हम पे कि इंडिया वॉन्ट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट क्वालिफायर्स में 54 के वर्ल्ड कप के लिए। 58 से आप खेल सकते थे क्वालिफायर, लेकिन फिर इंडिया ने बोला कि हमने खेलना ही नहीं है। 86 तक हमने कोई वर्ल्ड कप क्वालिफायर ही नहीं खेला, उसकी वजह से हम पीछे हो गए फुटबॉल में। और 83 में हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गए। कल्चरली भी फिर डिक्लाइन आया, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, बिकॉज 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते ना हम, तो क्रिकेट द कंट्री बाय स्टॉर्म। और फिर हम कभी रिकवर, आज तक रिकवर नहीं कर पाए उससे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, हमारे ही खराब डिसीजन की वजह से। और मैं तो पर्सनली देखो, मैं तो क्रिकेट फैन भी हूँ, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा इंडिया में कोई एक स्पोर्ट नहीं हो दूसरे को। हाँ, सबको एक प्लेटफॉर्म मिले। बिल्कुल। एक जीत रहे, व्हाई नॉट सब जीते भाई, मतलब बहुत क्लियर है, हर एक में जीतना चाहिए भाई। आज इक्वेस्टेरियन में गोल्ड मेडल आया, बड़ा अच्छा लगा देख के। अब नहीं पता इक्वेस्टेरियन में, हम तो हॉर्स राइडिंग ही समझते हैं भाई, नहीं पता टेक्निकलिटीज, लेकिन अच्छा लगता है ना कोई इंडियन जीता है वहां जाके। एग्जैक्टली। नाउ आफ्टर यू हैव स्टार्टेड अ चैनल, आपने आराम से समय ले लिया, नाउ वेयर यू आर, जो जिस मकाम पे हो, आगे का चैनल कैसे आप सोच रहे हो, इसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी? यार टू बी ऑनेस्ट, अभी तो आई एम एंजॉइंग द राइड। अभी मैं ज़्यादा आगे का सोचता नहीं, ना जब मैं पढ़ रहा था ना मैं जॉब कर रहा था। वर यू स्टूडियस? नो, मतलब आई वो एग्जाम दे नहीं रहे थे, मैच देख रहे थे चेल्सी के, स्टूडियस नहीं थे। यार मैं 10 तक तो सभी होते हैं, आई थिंक 10th बोर्ड में तो सभी के ही आए हो, आई एम अज्यूमिंग सबके मार्क्स। मेरे मार्क्स अच्छे थे, पर मैं स्टूडियस मैं भी नहीं था। मैं भी मतलब एग्जाम के एक वीक पहले ही सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करता था, वो भी बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। मन नहीं लगा यार पढ़ाई में 11th के बाद से। तो ये था कि हाँ स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है, तो हाँ मतलब ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। चैनल का यार ऐसा है कि टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है। अभी आई एम जस्ट एंजॉइंग द राइड, आई एम लर्निंग अलोंग द वे। मैंने ये नहीं सोचा था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। क्या आपने सोचा था पॉडकास्ट? हाँ, मैं पॉडकास्ट तो कर रहा हूँ क्या, आपके साथ बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ क्या, तो ये सब तो मैंने नहीं सोचा था। अभी यार होपफुली जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मिलती रहें। आई वांट टू लर्न। अभी मेरा शॉर्ट टर्म ये है कि आई वांट टू लर्न किस तरीके से मीडिया इंडस्ट्री में काम होता है,
किस तरीके से हम अपने स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर बाहर के क्रिएटर्स कुछ बढ़िया कर रहे हैं हम उसको अपने चैनल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीफो इज वन वेरी गुड हाँ, एग्जांपल। टीफो इज़ अ वेरी गुड, मैं खुद बहुत देखता हूँ टीफो के वीडियोस। और बाकी जैसे फ़ैन चैनल्स होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टैंड है, AFTV फॉर एग्जांपल, ठीक है आप मीम मटेरियल के लिए उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट बहुत बड़े चैनल्स हैं वो, तो क्या अच्छा कर रहे हैं, हम उनकी क्या अच्छी हैबिट्स ले सकते हैं। फिर इंडियन फुटबॉल के लिए, इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद को हम मेन स्ट्रीम में कैसे ला सकते हैं। तो अभी मैं उन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। चैनल का क्या होगा, आई थिंक जैसा मैं कह रहा हूँ ना, बाय प्रोडक्ट है वो उन सब एफर्ट्स का, कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा करेंगे और अच्छा करेंगे। Bro, too good. Thank you so much for doing this, bro. I had a थैंक यू great यार, time. Thank बहुत you मज़ा for आया coming. यार।